हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 5, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, यूँ हम झट से इसको कवर कर लेंगे एंड देन हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोस अगर आपको देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पूरा OCM का ही चैप्टर पड़ा हुआ है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। तो देखिए, पावर का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी मतलब सिंपली मैं कहूँ तो होता है पावर, एंड डेलीगेशन का मतलब होता है देना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, पावर देना। लेकिन किसको देना, क्यों देना, कैसे देना, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पावर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि हम आपको पावर दे रहे हैं कि अब आप भी एक्शन लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपको अथॉरिटी दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको पावर दे रही हूँ कि अब तुम भी कोई एक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब तुम भी चाहो तो किसी और को ऑर्डर दे सकते हो और ये देख सकते हो कि तुम्हारे से नीचे वाले लोग वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो जाता है ना, मतलब जब आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है तो जो अपर लेवल वाले होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपना कुछ काम है ना हेल्पर्स को दे देते हैं, मतलब उनसे नीचे वाले लेवल वालों को दे देते हैं, जैसे कि मिडिल लेवल वालों को दे देते हैं। एंड देन वो देखते हैं कि वो लोग बराबर से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अब देखो, टॉप लेवल वालों ने अपने से नीचे वाले को काम तो दे दिया कि आपको ये काम मेरे को करके देना है, लेकिन वो कैसे करेगा, उसको थोड़ा पावर तो दीजिए। तो हम उसको थोड़ा पावर दे देते हैं, उसी को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, क्लियर हो गया, बड़ा ही आसान था। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। लोइस अलीन ने कहा है, डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ सच काइंड ऑफ प्रोसेस। डेलीगेशन ऑफ पावर एक प्रोसेस है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, अपना कुछ पावर अपने हेल्पर को दे देता है। और यूँ फोकट में नहीं देता है भाई, ऐसा फोकट का हम पावर नहीं दे रहे, हम पावर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको जो पर्टिकुलर ड्यूटी दी गई है आप वो इजीली अच्छे से परफॉर्म कर सको दूसरों की मदद लेके। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ पावर एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय लॉइस अलीन। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेलीगेट, क्यों ज़रूरी है काम को देना, पावर को देना। मैं आपको कहूँ तो देखिए, जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो हम ही उसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब वो बिज़नेस बड़ा होता जाता है तो हमें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना कुछ हिस्सा डेलीगेट कर दे, किसी और को दे दे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको फ्री में दे रहे, नहीं, मतलब उसको दे दे कि अब आप चलाओ, प्रॉफिट भी देख लिया जाएगा। मतलब उसको या फिर आप सैलरी दे सकते हो, नहीं तो आप प्रॉफिट का हिस्सा दे सकते हो, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है डेलीगेट करना। ठीक है, जितने भी बिज़नेस सक्सेसफुल हुए हैं ना, याद रखना उन सब ने ये डेलीगेशन ऑफ पावर करा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपने कॉमर्स लिया, आप आगे जाके कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनो या बिजनेस वूमन बनो, तो आप ध्यान रखो, राइट। पहला देखिए, क्यों, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों डेलीगेट करना ज़रूरी है। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, जब आप डेलीगेशन करते हो ना तो जो अपर लेवल वाले ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा कम हो जाता है बर्डन काम का, और अब वो क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। सेकेंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए बहुत सारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो जब आप उन्हें पावर डेलीगेट करते हो ना, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने का और डिसीजन लेने का। ठीक है, अब इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है एंड वो भी अच्छी तरह से डिसीजन ले पाते हैं, लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है, राइट। तीसरा है मोटिवेशन। देखिए जब हम डेलीगेशन करते हैं पावर का, तो एम्प्लॉयज़ को एक चांस मिलता है कि वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। तो जब वो गोल्स अचीव करने लगते हैं ना, हेल्पर्स या एम्प्लॉयज़ जब गोल्स अचीव करने लगते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चौथा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए एक ही बिजनेस यूनिट में
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक्सपर्ट हो हर चीज़ में, है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक्सपर्ट हो हर चीज़ में, लेकिन उसी बिज़नेस यूनिट में ये तो पॉसिबल है कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट होगा, राइट। ये तो होता ही है ना। आपका जो क्लासरूम होता है उसमें हर बच्चा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर बच्चा रटने में एक्सपर्ट नहीं होता है, हर बच्चा समझने में एक्सपर्ट नहीं होता है, हर बच्चा लर्न करने में एक्सपर्ट नहीं होता है। कुछ बच्चे अच्छे से लर्न करते हैं तो कुछ बच्चे अच्छे से रटते हैं, तो कुछ बच्चे अच्छे से मतलब ग्रैस्प कर पाते हैं, तो कुछ स्पोर्ट्स में बढ़िया होते हैं, और स्पोर्ट्स में भी पर्टिकुलरली कोई क्रिकेट में, कोई फुटबॉल में बढ़िया होता है, तो कोई भाई सिंगिंग में बढ़िया है, कोई म्यूज़िक में बढ़िया है, कोई डांस में बढ़िया है। तो हर कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड रहता है ना, उसके पास टैलेंट रहता है। तो हमको क्या करना है, जब हमारे पास काम आया ना, तो हमको देखना है कि हमारे यूनिट में उसको सबसे बेटर वे में कौन कर पाएगा, एंड देन हमें उसको देना है। क्लियर। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन। अब हमने ये डेलीगेशन कर दिया तो क्या होता है ना कि मैं अपर ऑफिसर हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने अपना काम दे दिया किसी हेल्पर को, तो कहीं ना कहीं मेरा और उसका एक रिश्ता बन गया, राइट। हमारे बीच में एक रिलेशनशिप आ गई, तो कहीं ना कहीं फिर हम मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब क्योंकि मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया है, अब मैं फ्री हूँ और मैं फोकस कर सकती हूँ न्यू आइडियाज़ पे, और मैं अपने बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से एक्सपेंड कर सकती हूँ। तो इससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन और भी लंबे समय तक जिएगा, उसकी ज़िंदगी लॉन्ग होगी। ओके। अब देखिए लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कौन कौन से हिस्से हैं। 3 हिस्से हैं। सिंपली कहूँ तो इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बड़ा ही आसान है, ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है। पहला है इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम ये क्या होता है, थोड़ी सी शांति रखिए, डिस्कस करते हैं। आप बोलोगे हम तो शांत ही हैं, आप ही कब से बोले जा रहे हो। क्या करें, बोलना पड़ता है, राइट। पढ़ा रहे तो बोलना तो पड़ेगा ही। चलिए, पहला जो पॉइंट है दैट इज़ इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या है तो थोड़ा प्रैक्टिकली ही समझते हैं। मैं हूँ, समझ लो टॉप लेवल की कोई ऑफिसर, और मेरे पास है बहुत सारा काम, ठीक है। अब मेरे को और भी चीज़ें देखनी है, तो मैं क्या करूँगी कि अपने एक हेल्पर को बुलाऊँगी, मिडिल लेवल वाले से किसी को बुलाऊँगी, और मैं उसको दूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम ये काम कर दोगे क्या। अब मैं उसको ऑप्शन नहीं दूंगी, मैं उसको बोलूँगी भाई तुम ये काम कर दो, ठीक है। मैं उसको ऑप्शन नहीं, ड्यूटी दे रही हूँ, एंड साथ में मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि प्लीज़ ये काम कंप्लीट कर दो। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब मेरे और उसके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बन गया। मैं उससे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरा ऑर्डर मानेगा, एंड वो ऑर्डर मानेगा ही, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़्लो है वो टॉप से बॉटम लेवल तक जाता है। मैं टॉप लेवल वाली ठहरी, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना, तो टॉप से कहाँ गया, नीचे तक गया। तो ये फ़्लो कैसा हुआ, टॉप से बॉटम लेवल। क्लियर। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। अब एक मिनट, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। अब ये क्या है, अब मैंने भाई काम तो दे दिया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि प्लीज़ ये काम कर दीजिए, लेकिन मुझे उसको कुछ देना पड़ेगा, पावर, ठीक है। मुझे उसको एनफ पावर देना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, अपने से नीचे लेवल वालों को की मदद ले सके एंड उनसे भी काम करवा सके। लेकिन मुझे उसको पावर तो देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई तेरे पास पावर है, तू जा अपने से नीचे लेवल वालों को भी बोल के तुम आओ मेरे साथ काम करो, मेरे ऑर्डर को मानो। तो मेरे को उसको ड्यूटी मैंने दे दी फर्स्ट स्टेप में, अब मैंने उसको एनफ पावर दे दिया, ठीक है। अब इसका भी फ्लो है ना, अपर से लोअर लेवल होता है। ऑफ कोर्स मैंने उसको पावर दिया है ना काम करने का, तो उसको पावर मिला, फिर वो अपने से नीचे वाले को पावर देगा। तो कहीं ना कहीं फ्लो कैसा हुआ, अपर से लोअर लेवल, ठीक है। क्लियर है, ओके। तीसरा है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए मैंने जिसको काम दिया है
वो है डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर। मैंने उसको पावर डेलीगेट किया है ना, तो वो बन गया डेलीगेटेड अथॉरिटी पावर। तो अब भाई उसको मैंने काम दिया है, तो उसको आके मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है एंड मुझे सब कुछ समझाना है कि काम कैसा चल रहा है या फिर काम कंप्लीट हुआ भी या नहीं। वो अकाउंटेबल है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मेरे पास आए, मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन करे, मेरे को सब कुछ बताए। उसी को कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, भले ही मैंने उसको काम दिया है करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में तो वो काम मेरा है ना, एक्चुअल में तो वो काम मेरा है। तो फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को लेके मेरी ही है, भले ही मैंने उसे उसको करने के लिए दिया हो। मैंने उसको इसलिए दिया था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन था। ठीक है, सो इसी को कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। और इसका जो फ्लो है ये लोअर टू अपर लेवल तक होता है, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला है वो मिडिल लेवल को आके बताएगा कि सर ऐसा ऐसा काम चल रहा है, एंड देन वो मिडिल लेवल वाला आके मेरे को बताएगा कि मैम हमारा काम ऐसे ऐसे चल रहा है। क्लियर है? तो ये ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म किया। बड़ा मज़ा आया आज मेरे को पढ़ाने में सच में, एंड आई होप आपको भी आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड जाइए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। ऐसे फालतू पिक्स वीडियोस नहीं, रील्स के लिए नहीं, बल्कि आप कुछ सीखोगे एंड आपको भी मज़ा आएगा। प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।